ये है कि वी हैव टू डिस्कस द वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट्स कि सिक्योरिटी की जो वैल्यूएशन है वो हम किस तरह से करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर का पर्पस ये है कि हमने इन तीनों सिक्योरिटीज की जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हैं, जिनको हम कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, इनकी वैल्यूएशन करनी है। बाय वैल्यूएशन वी मीन द इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू गिवन होगी आपको, मार्केट वैल्यू से आपका कोई कंसर्न नहीं है। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हमने ड्राइव करनी है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा रिवाइज करता जाऊँ कि जो फेस वैल्यू होती है किसी भी सिक्योरिटी की, वो वैल्यू होती है जो उसके ऊपर लिखी होती है। सिक्योरिटीज जो सिक्योरिटी के ऊपर लिखी होती है, जो उसकी स्टेटेड वैल्यू होती है, उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। स्टॉक्स की सूरत में जो फेस वैल्यू है $100 होती है। बॉन्ड्स की सूरत में जो फेस वैल्यू है वो $1000 होती है। और जो मार्केट वैल्यू है वो किसी भी सिक्योरिटी की वो वैल्यू होती है जो मार्केट के अंदर जो जो मार्केट उसको जिस प्राइस पे वो मार्केट में बाई या सेल हो रहा होता है। ठीक है, तो दिस इज द मार्केट वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी और एनी एसेट, किसी भी सिक्योरिटी या एसेट की वो वैल्यू जो जिस वैल्यू पे जो वैल्यू उस एसेट की होनी चाहिए कि द वैल्यू ऑफ एनी एसेट दैट this is the value of any asset that should be attached to it, okay? Not वो वैल्यू जो मार्केट आपको दे रही है, नॉट वो वैल्यू जो आपको लिखी हुई है। बेसिकली ये इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे उस एसेट को ट्रेड होना चाहिए या सेल होना चाहिए मार्केट के अंदर। एक्चुअली आप लोगों की जो चैट है उससे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है, सेकंड में प्रॉब्लम भी नहीं। Okay. Now this is a very इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हम किसी भी सिक्योरिटी की जो वैल्यूएशन है वो किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यूएशन फिलोसफी समझेंगे, उसके बाद फिर हम बॉन्ड वैल्यूएशन की तरफ मूव करेंगे। वैल्यूएशन फिलोसफी का क्या मतलब है? वैल्यूएशन फिलोसफी का मतलब ये है कि हम जब वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, जब हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे होते हैं किसी भी सिक्योरिटी की, तो किन किन फैक्टर्स को हम नोट करेंगे या कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनको देखते हुए हम किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यूएशन करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द वैल्यूएशन फिलोसफी। अब वैल्यूएशन फिलोसफी को अगर मैं एक सेंटेंस में नोट डाउन करना चाहूँ तो वो सेंटेंस ये होगा: द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर इनकम्स। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो कि आपने याद कर लेना है, जो आपने जहन में रखना है कि हमने वैल्यूएशन करते वक्त क्या क्या चीजें नोट करनी है। तो द वैल्यूएशन फिलोसफी क्या है? द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर इनकम। नंबर वन, आपने किसी भी सिक्योरिटी की जो फ्यूचर इनकम्स हैं वो नोट करनी है। नंबर टू, जब आपके पास फ्यूचर इनकम्स आ जाएंगी उस सिक्योरिटी की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने नहीं है। ठीक है, सो नंबर वन फ्यूचर इनकम्स, नंबर टू उन फ्यूचर इनकम्स की प्रेजेंट वैल्यू। जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने किसी भी सिक्योरिटी की जो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो प्राइस है, वो हमने कैलकुलेट कर। सो द वैल्यूएशन फिलोसफी इज वेरी सिंपल। फ्यूचर इनकम का क्या मतलब है कि जब आप स्टॉक लेते हैं तो उसकी फ्यूचर इनकम्स क्या होंगी, जब आप बॉन्ड्स परचेज करते हैं तो उसकी फ्यूचर इनकम्स क्या होंगी, जब आप स्टॉक्स लेते हैं तो उन उसकी जो फ्यूचर इनकम होती है वो इनकम्स हैं जो कि वो जनरेट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर स्टॉक्स की फ्यूचर इनकम्स होंगी डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स जब आपको पता चल जाए कि इनके जो डिविडेंड्स हैं फ्यूचर में 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद कितना होगा, 3 साल के बाद एंड सो ऑन, आपको अगर ये पता चल जाए कि इनके डिविडेंड्स क्या होंगे नेक्स्ट ईयर्स में और उनकी प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, तो आप उस स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो हो गया स्टॉक की सूरत में। बॉन्ड की सूरत में क्या होगा? बॉन्ड की जो फ्यूचर इनकम्स होती हैं वो उसकी कूपन इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं ये उसकी फ्यूचर इनकम्स हैं। सो जब आपको बॉन्ड की फ्यूचर इनकम्स का पता चल जाएगा, एक तो उसकी कूपन इंटरेस्ट पेमेंट्स प्लस मेच्योरिटी के ऊपर एक वैल्यू होती है जो कि उसकी फेस वैल्यू है, जो कि उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, तो आपके पास अगर कूपन पेमेंट्स आएंगी नंबर वन, नंबर टू आपके पास मेच्योरिटी वैल्यू आएगी,
तो वो उनकी होगी फ्यूचर इनकम्स। हम इसकी क्वेश्चन में जाके हम देखते हैं कि वो किस तरह से जनरेट करता है। तो यहाँ पे आप इतना याद रखें कि वैल्यूएशन फिलोसफी यानी वैल्यूएशन करते हुए, किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यूएशन करते हुए आपने दो चीजें नोट डाउन करनी है। एक तो उसकी फ्यूचर इनकम्स, मैंने बताया कि स्टॉक की सूरत में फ्यूचर इनकम्स होते हैं डिविडेंड्स, और बॉन्ड की सूरत में फ्यूचर इनकम्स होती हैं उसकी फेस वैल्यू, नंबर वन। नंबर टू उसकी कूपन पेमेंट्स। और जब आपके पास फ्यूचर इनकम्स आ जाती हैं उसके बाद हम क्या करते हैं कि उन फ्यूचर इनकम्स की हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब जो प्रेजेंट वैल्यू का एग्रीगेट होता है उसको हम कहते हैं दिस इज द प्राइस ऑफ द स्टॉक और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी। डायरेक्टली बॉन्ड वैल्यूएशन की तरफ जाने से पहले जो प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं, उसको मैं रिवाइज करने लगा हूँ। सो प्रेजेंट वैल्यू के जो फॉर्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं, सबसे पहले सिंगल अमाउंट के लिए, सिंगल अमाउंट का क्या मतलब है कि फर्ज करें दिस इज अ टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब है कि ये एक ऐसी लाइन है कि जो कि टाइम पीरियड को डिनोट कर रही है। टाइम पीरियड का मतलब है कि दिस इज अ जीरोथ ईयर। जीरोथ का मतलब है, 0 इयर्स का मतलब है कि इस वक्त का जो पीरियड है, यानी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त का जहां से टाइम की बिगनिंग हुई है उस वक्त का पीरियड, दैट इज जीरोथ ईयर। और वन का मतलब है कि आज से एक साल के बाद। टू का मतलब है आज से 2 साल के बाद। थ्री, फोर एंड सो ऑन, मीन्स कि ये 4 इयर्स की टाइमलाइन है, यानी ये 4 इयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जो वैल्यू आपकी आज है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। वो वैल्यू जो आपको एक टर्मिनल ईयर पे जाके मिलेगी उसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें कि आपने आज एक बैंक के अंदर $100 डिपॉजिट करवाए हैं, और ये $100 किसी बैंक के सेविंग अकाउंट में आप डिपॉजिट आज करवा दें। 4 साल के बाद अगर आपको इंटरेस्ट बैंक दे रहा है 10% पर ईयर, इफ बैंक इज अलाउइंग इज गिविंग यू द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर ईयर, तो 4 साल के बाद इसी $100 की वैल्यू क्या होगी? वो जो भी वैल्यू आप बाय फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, 4 साल के बाद 10% इंटरेस्ट हर साल अगर आपको मिले, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, नॉट द सिंपल इंटरेस्ट रेट। अगर आपको बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट रेट देता है 10% पर ईयर, तो 4 साल के बाद इस $100 की वैल्यू क्या होगी? वो जो वैल्यू आपको बाय फॉर्मूला ड्राइव होगी उसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 plus I raised to the power n, where PV stands for present value, FV stands for future value, I stands for interest rate, and n stands for number of years. अगर आपको फ्यूचर वैल्यू दी हो और इंटरेस्ट रेट गिवन हो, नंबर ऑफ इयर्स गिवन हो, तो यू कैन फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ any amount by this formula, that is present value is equal to future value over 1 plus I raised to the power n. एंड दिस इज फॉर द सिंगल अमाउंट। सिंगल अमाउंट का मतलब है कि आपने एक ही अमाउंट $100 डिपॉजिट करवाए हैं और आपने 4 साल के दौरान कोई भी डिपॉजिट नहीं करवाया। 4 साल के दौरान ना तो आपने इस $100 को विड्रॉ करवाया, ना ही इसके अलावा आपने किसी अमाउंट को डिपॉजिट करवाया बैंक के अंदर। तो ये सिंगल अमाउंट आफ्टर 4 इयर्स ग्रो करके एक वैल्यू बनेगी जिसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला इससे बिल्कुल रिवर्स होगा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n, लेकिन उससे हम कंसर्न नहीं है। हम वैल्यूएशन में सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू से कंसर्न है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे सिंगल अमाउंट का ये लिखा हुआ है। होपफुली आप सब लोगों ने ये पढ़ा हुआ है और आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज भी एक्सटेंसिवली की हुई है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। एन्युटी क्या होती है? एन्युटी इज द सीरीज ऑफ फिक्स्ड एंड इक्वल पेमेंट्स। The series of fixed and equal payments is called annuity. For example, इस डायग्राम की तरफ देखें तो we have this timeline of 4 years, 4 साल की डायग्राम है। अब आप बैंक में जाते हैं और आज आप बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या कि आप हर साल एक रेगुलर अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे 4 साल के लिए। ये 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 4 साल लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक को कहते हैं कि मैं हर साल 4 साल के लिए बैंक में डिपॉजिट करवाऊंगा अमाउंट, इक्वल अमाउंट डिपॉजिट करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जब 1 साल का एख्तिताम होगा
तो मैं एक अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा दूंगा, जिसको मैंने कहा CF, दैट इज द रेगुलर कैश फ्लो। वो हो सकती है $100, वो $1000 भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। फर्ज कर लें कि $100 आप बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको $100 डिपॉजिट करवाऊंगा अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, एक साल के बाद $100 डिपॉजिट करवाऊंगा। फिर अगले एक साल के बाद यानी दूसरे साल जब खत्म होगा तो मैं $100 दोबारा दोबारा डिपॉजिट करवाऊंगा। फिर तीसरे साल आप $100 डिपॉजिट करवाते हैं और फिर चौथे साल आप $100 डिपॉजिट करवाते हैं। सो द सीरीज ऑफ फिक्स्ड एंड रेगुलर पेमेंट्स, अगर आप फिक्स्ड पेमेंट करते हैं और रेगुलर पेमेंट्स करते हैं, फिक्स्ड का मतलब है कि एक जैसी पेमेंट, ऐसा नहीं है कि आज एक साल बाद 100 कर रहे हैं, 2 साल बाद 150 कर रहे हैं, 3 साल के बाद आप 140 कर रहे हैं, इस तरह नहीं। अगर आप इक्वल पेमेंट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में हमने देखा $100 की आप पेमेंट कर रहे हैं, इक्वल पेमेंट कर रहे हैं, और आफ्टर रेगुलर इंटरवल, यानी अगर पहली पेमेंट आपने एक साल के बाद की है तो दूसरी भी एक साल के बाद ही होगी, तीसरी भी एक साल के बाद होगी, चौथी भी एक साल के बाद होगी। तो दिस इज द फिक्स्ड, नंबर 1 फिक्स्ड पेमेंट, एंड नंबर 2 रेगुलर पेमेंट्स। तो अगर फिक्स्ड एंड रेगुलर पेमेंट्स हैं तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज द एन्युटी, हम इसको एन्युटी कहते हैं। अब एन्युटी की दो टाइप्स होती हैं, एक ऑर्डिनरी एन्युटी होती है, दूसरी एन्युटी ड्यू होती है। ऑर्डिनरी एन्युटी जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, वो सीरीज ऑफ फिक्स्ड एंड इक्वल पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी अगर एक साल आपका जहां पे एंड होता है तो फिर आप देते हैं, फिर दूसरा साल आपका एंड हुआ तो फिर आपने पे किया, फिर तीसरा साल आपका एंड हुआ तो फिर आपने पे किया, चौथा साल आपका एंड हुआ तो फिर आपने पे किया। तो अगर आप साल के एंड पे करते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। और दूसरे केस में अगर आप साल के शुरू में पे कर दें या रिसीव कर लें तो उसको हम कहते हैं एन्युटी ड्यू। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी एन्युटी। अच्छा, अब ये जो 4 पेमेंट्स आपने की हुई हैं बैंक के अंदर, इसकी अगर आपको कोई कहे कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी इसकी आज के दौर में वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा 0th ईयर पे कैलकुलेट की जाती है, याद रखिएगा। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, पीवीए स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, इज इक्वल टू CF। CF इज द कैश फ्लो, इस केस में CF होगा 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू द पावर -n ओवर आई। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, आपने याद भी किया होगा चैप्टर नंबर 4 में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में, कि ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला PVA इज इक्वल टू CF। CF इज द कैश फ्लो विच इज 100, मल्टीप्लाई 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट, वो जो बैंक आपको ऑफर करेगा, 10% हो सकता है, 12% हो सकता है, व्हाटसोएवर द केस जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, इस केस में नंबर ऑफ ईयर्स होंगे 4 ईयर्स डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है कि ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है। वेयर पीवीए स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, CF स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट कैश फ्लो, I stands for interest rate, and N stands for number of years. Okay. Now, next is annuity due, which is I have already told you okay, if this is the timeline and you make the payment, regular payment at the start of each year, हर साल के start पे आप pay कर देते हैं, यानी वो series of fixed and regular payments which is done at the start of the of each period, यानी आपका साल 1 जनवरी से शुरू हुआ और आपने कैश फ्लो रिसीव की, आपने पे कर दी, सेकेंड ईयर के स्टार्ट में आपने आपने वो कैश फ्लो पे की, थर्ड ईयर के स्टार्ट में, इसी तरह फोर्थ ईयर के स्टार्ट में आपने पे की। तो एन्युटी ड्यू की वो वैल्यू जो आप 0th ईयर पे कैलकुलेट करना चाहेंगे बाय यूजिंग एन इंटरेस्ट रेट, it is called present value of annuity due, which is noted by PVAD. PVAD stands for present value of annuity due. That is equal to cash flow multiply 1 minus 1 plus I raised to power n over I। यहाँ तक तो फॉर्मूला वही है, यानी ये जो फॉर्मूला यहाँ तक लिखा हुआ है ये वही है जो कि ऑर्डिनरी एन्युटी के। लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी एन्युटी के फॉर्मूला के साथ ये मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस आई को आप मल्टीप्लाई कर दें, इसको ऐड कर दें, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो सेम वही वाला फॉर्मूला आपका चेंज होगा एन्युटी ड्यू में। सो अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला याद रख लिया और उससे अगर आपने एन्युटी ड्यू में चेंज करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, 1 प्लस आई से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यू विल रीच एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू।
PVA stands for present value of annuity due, CF stands for constant cash flows, वो 100 हो सकती है, 200 जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, I stands for interest rate and N stands for number of years. Okay. Now next is the perpetuity. Perpetuity क्या होती है? This is the annuity. ये वो annuity होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती. यानी this is the series of fixed and regular payments which is done for indefinite period of time. Series of fixed and regular payments or cash flows which are done for the indefinite period of time. इसका कहीं पे इख्तिताम नहीं होता. जैसे हमने लास्ट देखा कि 4 साल की एन्युटी, 5 साल की एन्युटी, 10 साल की एन्युटी, ये indefinite period of time के लिए आप इसको करते रहते हैं. For example, this is a timeline और आप फर्स्ट ईयर के एंड पे एक कैश फ्लो इनकर करते हैं, सेकंड ईयर पे, थर्ड ईयर पे, फोर्थ ईयर के इख्तिताम पे, इसी तरह फिफ्थ ईयर पे, सिक्स्थ ईयर पे. और आप यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है. n इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब है कि ये जो कैश फ्लोज हैं ये आप करते जा रहे हैं, ये कहीं पे खत्म नहीं हो रही. तो अगर इस सूरत में आपसे पूछा जाए कि परपेचुटी का आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट. यानी ये जो कैश फ्लो आपको, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कैश फ्लो 100 दिया हो तो आपने क्या करना है कि 100 को इंटरेस्ट रेट जो भी आपका गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फॉर एग्जांपल हम फर्ज कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 0.10 सॉरी 0.10 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. तो 10 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, जब आप इसको सिंपली इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि n इसमें नहीं है, तो आप इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दें कैश फ्लो को, यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी. परपेचुटी क्या होती है? दिस इज द सीरीज ऑफ फिक्स्ड एंड रेगुलर पेमेंट व्हिच इज डन फॉर indefinite period of time. The annuity for which n is equal to infinity is called perpetuity. So PVA stands for present value of annuity, CF stands for constant cash flow, and I stands for interest rate. Okay. So having revised the present value concept, valuation concept, हमने रिवाइज किए हैं present valuation के formulas और concepts को हमने थोड़ा सा रिवाइज किए. We will move towards bond valuation. हम bond की valuation की तरफ जो है वो मूव करते हैं. Now सबसे पहले रिवाइज कर लूँ कि जो बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर के लास्ट पे पढ़ी थी, इसके फीचर्स पढ़े थे हमने कि बॉन्ड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खुसूसियात हैं, वो क्या होती हैं. नंबर 1, बॉन्ड हैज अ फेस वैल्यू. इसकी एक फेस वैल्यू होती है. इन यूएसए द फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू $1000. नंबर 2, हर बॉन्ड के ऊपर उसका कूपन इंटरेस्ट रेट लिखा होता है. कूपन इंटरेस्ट रेट को CI से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. उसके ऊपर लिखा होता है, यानी आप जब किसी भी कंपनी का बॉन्ड लेते हैं तो कंपनी आपको कितने % इंटरेस्ट देगी तो वो उसके ऊपर लिखा होगा. देन उसके बाद कूपन पेमेंट्स को हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है. कूपन पेमेंट्स को हम डिनोट करेंगे C से, और देन कूपन पेमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास फेस वैल्यू मल्टीप्लाई कूपन इंटरेस्ट रेट. यानी अगर आप फेस वैल्यू को 1000 फेस वैल्यू को आप अगर कूपन इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट द कूपन पेमेंट्स. आपके पास कूपन पेमेंट्स आ जाएंगे. जी अब आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है. अब उमेर, अलीना, okay. Okay, the fourth one is bond has a maturity. बॉन्ड की एक मेच्योरिटी होती है which is denoted by n. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है और ये चारों चीजें आपने क्वेश्चन के अंदर से ढूंढनी है जब आपने इसको सॉल्व करना है, और फिर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये चारों चीजें आपने क्वेश्चन के अंदर से ढूंढनी है और उसको लिखना है और फिर आपने अपने फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर 1, क्या आपको फेस वैल्यू दी हो
नंबर 2 आपको कूपन इंटरेस्ट रेट दिया हो, फिर कूपन पेमेंट्स आपने खुद कैलकुलेट करनी होती है, किस तरह से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फेस वैल्यू कूपन इंटरेस्ट रेट को। देन फोर्थ वन इज द मेच्योरिटी। कूपन इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो बॉन्ड होल्डर को बॉन्ड इशूअर की तरफ से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कूपन इंटरेस्ट रेट अगर 10% लिखा हुआ है किसी भी बॉन्ड के ऊपर, किसी भी बॉन्ड के ऊपर अगर कूपन इंटरेस्ट रेट 10% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कंपनी आपको 1000 मल्टीप्लाई 10%, दैट इज इक्वल टू $100 आपको पे करने की रवादार है। द कंपनी इज बाउंड टू पे यू $100 पर ईयर, अगर पर ईयर में आपको कूपन इंटरेस्ट रेट गिवन हो तो कूपन इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है कि जो कि बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है और जो बॉन्ड इशूअर बॉन्ड होल्डर को देता है। अगर आपने बॉन्ड खरीदा हुआ है तो आप बॉन्ड होल्डर बनेंगे, और जिस कंपनी का आपने बॉन्ड लिया हुआ है वो बॉन्ड इशूअर होगा। तो अगर कंपनी जो इशूअर है वो जितना भी इंटरेस्ट रेट लिखा हो वो आपको पे करने का की पाबंद होती है। तो दिस इज द कूपन इंटरेस्ट रेट इज द interest amount which is given by bond holder to the given by bond issuer to the bond holder। तो ये चार चीजें आपने नोट डाउन करनी है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की तीन टाइप्स हैं जिसकी बेसिस पे हम वैल्यूएशन करते हैं। उनमें से एक हम आज पढ़ेंगे विच इज बॉन्ड्स विद फाइनाइट मेच्योरिटी, यानी ऐसा बॉन्ड जो कि जिसकी कुछ ना कुछ मेच्योरिटी होती है और जो किसी खास पीरियड के बाद मेच्योर होगा। कंसिडर, अब ये क्वेश्चन आपको किस तरह से आएगा, ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है। कंसिडर अ 10% 1000 बॉन्ड issued for 3 years, interest is paid annually, find the price of the bond if the required rate of return is 14%। अब दो तीन पांच चीजें इसमें आपको जो है वो गिवन है। एक, आपको यहाँ पे दो इंटरेस्ट रेट नजर आ रहे हैं, एक तो ये इंटरेस्ट रेट है और एक ये इंटरेस्ट रेट है। दूसरा आपको एक वैल्यू नजर आ रही है विच इज 1000। दूसरा तीसरा आपको जो मेच्योरिटी है वो आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो पहली चीज जब जो आपको यहाँ पे लिखा हो कि 1000 बॉन्ड, इसका मतलब है कि इसकी फेस वैल्यू विच इज एफ वी, इट इज नॉट द फ्यूचर वैल्यू। ये फ्यूचर वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू को भी मैं एफ वी से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू है इसकी वो 1000 गिवन है, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये जो फेस वैल्यू के साथ इंटरेस्ट लिखा होता है यहाँ पे, जिस तरह इस केस में 10% लिखा हुआ है, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कूपन इंटरेस्ट रेट कहलाता है। कूपन इंटरेस्ट रेट इज CI विच इज 10% इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहली चीज आपने सॉर्ट आउट की है, एक तो 1000 आपको फेस वैल्यू इसकी मिली, नंबर टू आपको इसका कूपन इंटरेस्ट रेट मिला जो कि था 10%। नंबर थ्री, आपने क्या करना है, आगे जाने से पहले आपने क्या करना है कि आपने इसकी कूपन पेमेंट्स कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि कूपन पेमेंट को हम C से डिनोट करते हैं, और कूपन पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई कूपन इंटरेस्ट रेट। तो हम फेस वैल्यू को कूपन इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये आंसर क्या आता है। तो फेस वैल्यू इसकी है 1000 और कूपन इंटरेस्ट रेट है इसका 10%, और जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट 100 दिस इज बेसिकली $100 इज बेसिकली द कूपन पेमेंट। अभी तक कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं की। उसी क्वेश्चन में से मैंने फेस वैल्यू को कैलकुलेट किया, नंबर टू उसमें से फिर कूपन इंटरेस्ट रेट को मैंने सॉर्ट आउट किया, उसके बाद फिर उसी फेस वैल्यू और कूपन इंटरेस्ट से मैंने जो कूपन पेमेंट्स हैं वो कैलकुलेट कर ली। नंबर थ्री, आपको यहाँ पे मेच्योरिटी दी हुई है। मेच्योरिटी यहाँ पे कि कितने साल के लिए इशू है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि दिस इज इशूड फॉर 3 years, ये 3 साल के बाद मेच्योर होगा। ठीक है, तो मेच्योरिटी को मैं N से डिनोट कर रहा हूँ, एंड N इज इक्वल टू 3 years। नंबर 4, आपको यहाँ पे एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है विच इज 14%। ये आपको हर क्वेश्चन में लाजमी दिया होगा। तो दो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेंगे, एक होगा कूपन इंटरेस्ट रेट नंबर वन, नंबर टू होगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच इज
यहाँ पे लिखा हुआ है 14%। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा वो अलग होगा, और जो कूपन इंटरेस्ट रेट होगा वो अलग होगा। कूपन इंटरेस्ट रेट से हमने ये यहाँ पे डिस्टिंक्शंस याद रखिएगा। कूपन इंटरेस्ट रेट से हमने कूपन पेमेंट कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। जबकि जो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। हमने इसकी जो प्राइस है वो फाइंड करनी है। प्राइस ऑफ द बॉन्ड को मैंने पीबी से डिनोट किया है। पीबी स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ बॉन्ड, वो हमने कैलकुलेट करनी है। अभी तक जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, और उसके बाद हमने जो प्राइस ऑफ द बॉन्ड है वो कैलकुलेट करनी है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना लेक्चर स्टॉप करूंगा। आप में से जिसकी क्यूरीज हैं वो अभी मुझसे पूछ लें। जस्ट रेज योर हैंड और मैं उसका माइक ओपन करता हूँ, एंड यू कैन